10 जून 2026 नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिन पूरे किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। पर आज की कहानी कैबिनेट के मेज थपथपाने की, बीजेपी के जश्न मनाने की भर नहीं है। कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि 2024 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी को गठबंधन के दूसरे दलों के भरोसे रहना पड़ा साधारण बहुमत के लिए, 2024 में जो अघोषित दावा था कि अब की बार 400 पार और अटके 240 पर, उसके बाद से कैसे बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके, और 2029 के लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, आज दरअसल उस पर बात की जानी चाहिए। जेडीयू, दूसरे छोटे दल, टीडीपी, इन सब के साथ 272 का आंकड़ा पार हुआ, और जब डिलिमिटेशन का बिल गिरा तब इस आंकड़े का नाकाफी होना लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी समझ में आया। उस दिन लोकसभा में 528 सांसद थे, 2/3 के लिए सरकार को 352 वोट चाहिए थे, मिले 298, यानी 54 वोट कम रह गए। यही वो एक आंकड़ा है जहां से बीजेपी नई रणनीति बना रही है। टीएमसी के बागियों और डीएमके को साधने की कोशिश, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया ब्लॉक ने मिलकर वोट किया तो उनका आंकड़ा था 230। डीएमके के पास लोकसभा में 22 और टीएमसी के पास 28 सांसद हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बीजेपी की नज़र टीएमसी के सांसदों पर है। कुल 13 सांसद हैं। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं। पूरे 13 सांसद जोड़ दें तो आंकड़ा 162 पहुंचता है, पर सब इस्तीफा देंगे ऐसी संभावना दिखती नहीं। बाकी का मैनेजमेंट हर राज्यसभा चुनाव में चलता दिखता है। मध्य प्रदेश और झारखंड में ताज़ा उदाहरण। नामांकन खारिज होने के फैसले ने मध्य प्रदेश में चुनावी गणित को बदल दिया। फिलहाल बीजेपी को राज्य की तीनों राज्यसभा सीटें जीतने के करीब पहुंचा दिया। कुल मिलाकर बीजेपी की राज्यसभा स्ट्रेटजी क्लियर, जहां मौका वहां पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीते जाएं, और जहां पर प्रत्याशी अपने नहीं हैं, सांसद पहले से हैं, वहां देखा जाए कि अंतरात्मा की आवाज़ पर कौन अपने अपने दलों के, अपने अपने नेताओं के खेमे छोड़कर और दल बदल कानून की धाराओं से मुक्त रहकर उनके साथ आ सकता है।